दो बातें चल रही हैं। जब सामाजिक न्याय की बात मंत्री जी करते हैं तो एक साथ में वो अति पिछड़ों की एक लिस्ट गिनवा डालते हैं। अब अखिलेश यादव पीडीए लेके चल रहे हैं, कह रहे हैं हमारा पीडीए का घर बन रहा है। तो क्या आपके सामाजिक न्याय वाला घर सिकुड़ रहा है या उनका पीडीए वाला बढ़ रहा है? कैसे देखते हैं आप लोग इस तरह की बातों को? देखिए, जब वो सत्ता में रहते हैं तब उनको पीडीए याद नहीं आता है, तब उनको सिर्फ एमवाई ही नजर आता है, बाकी पीडीए नजर नहीं आते हैं। एमवाई मैंने कहते हैं महिला और नहीं, वो देखिए उसमें 10% यादव 20% यादव की बात करते हैं और 20-25% मुसलमान की बात करते हैं। उससे ज़्यादा वो किसी की बात नहीं करते हैं। अब सत्ता से जनता ने भगा दिया है बाहर और सत्ता से बेदखल कर दिया है, तो जिस पीडीए की को वो आवाज़ देने की बात कर रहे हैं, उस समय इस पीडीए को आवाज़ देना नहीं चाह रहे थे। उस समय इस पीडीए को शौचालय बनाना नहीं चाह रहे थे। नहीं, आज देश के प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री शहरी योजना, मुख्यमंत्री योजना, आवास योजना, या तमाम जो हमारी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उनके 25-20 साल के कार्यकाल और हमारे 10 साल के कार्यकाल को उठाकर देखेंगे तो हर एक गांव में हम लोगों ने महिलाओं को इज्जत दिया। इन्होंने कहाँ बैठाया? खुलेआम मैदान करने के लिए भेजा था, खुलेआम शौच करने के लिए छोड़ दिया था, इज्जत को नीलाम कर रहे थे। अगर हमारी सरकार ने उनकी इज्जत को बरकरार करने के लिए, उनकी इज्जत को बढ़ाने के लिए इज्जत घर बनाया। उस गरीब को जिसके घर मरी थी, जिसके खपड़ेल था, उसको हटा करके हम लोगों ने उसको सम्मान के साथ कमरा दिया, घर बनाया। आज उसको हम लोग राशन दे रहे हैं कि सम्मान से वो राशन खा करके परिवार को जीवन यापन कर सके। आज उसको किसान सम्मान निधि दे रहे हैं तो वो किसान भी खुशहाल हो रहा है कि हमारी सरकार हमारे लिए कुछ सोच रही है। आज अगर उसको इलाज के लिए हम आयुष्मान कार्ड 5 लाख का दे रहे हैं तो गरीब भी कह रहा है कि कल तक हम कर्जा लेकर के इलाज कराते थे, अपना जमीन गिरवी रखकर इलाज कराते थे, डायलिसिस नहीं करा पाते थे। आज हमारी सरकार 5 लाख आयुष्मान कार्ड देकर के हमारी डायलिसिस करा रही है। पूरे देश में कहीं भी अगर इलाज कराना चाहता हो तो उसका इलाज हम लोग 5 लाख फ्री करा रहे हैं। ये तो समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं व्यवस्था थी तो कहाँ था? आपके पूर्वांचल क्षेत्र को अंधेरे में खड़ा किया था। पूर्वांचल क्षेत्र में बिजली 3 घंटा मिलती थी, 4 घंटा मिलती थी, मशक्कत होती थी, किसान पानी नहीं भर पाता था, किसान अपने समय पर उसको बिजली नहीं मिल पाती थी, अपने कारखाने नहीं चला पाते थे, अपने काम नहीं कर पाते थे। और आज हमारी सरकार शहरों में 24 घंटा और देहातों में अगर 18 घंटा 14 घंटा दे रही है तो यही समाजवादी पार्टी को दर्द हो रहा है, यही परेशानी हो रही है कि उनको विकास नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, सत्ता से बाहर हो चुके हैं। सत्ता में आने के लिए यह सिर्फ झूठ और नौटंकी बतिया रहे हैं। हम तो जान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कोई विजन नहीं बचा, न कोई सिद्धांत बचा। अब वो वन मैन की तरह काम करना चाहते हैं। और हम तो अंदर कमरे में जाके देखे हैं, समाजवादी पार्टी तो खुद भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए काम कर रही है। वो खुद चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग करे। क्या इस बात को जनता ने भूल गई कि जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जिंदा थे, सदन के अंदर कहा मैं तो चाहता हूं तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए। 543 सांसदों के बीच में उन्होंने आशीर्वाद दिया। श्री शिवपाल यादव जो उनके चाचा खुद कहे कि हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत कर आए। वो खुद, उनका मन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनका दिल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भले हम उनका शरीर समाजवादी पार्टी के साथ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तमाम समाजवादियों की विचारधारा जो पहले थी मुलायम सिंह यादव जी के समय पर, अब वो विचारधारा खत्म हो चुकी है। वो विचारधारा विकास के साथ आ रही है, क्योंकि वो सियासत जो उनकी विरासत थी, उस विरासत को समाजवादी पार्टी के मुखिया संभाल नहीं पाए और उस धीरे धीरे उस विरासत को वो लोग हम लोगों के साथ जोड़ करके उस विरासत को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम विरासत के साथ साथ हम विकास की बात कर रहे हैं, हम विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज हर एक गरीब शिक्षा चाहता है। क्या ये शिक्षा पर काम किया इन्होंने? जब भी पूर्वांचल के ऊपर ध्यान देने की बात आई तो यहाँ पूर्वांचल का रुपया ले जाकर सैफई और इटावा में लगाने का काम किया। अगर पूर्वांचल में स्टेडियम बनाया होता तो बनारस में भव्य स्टेडियम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पूर्वांचल में जो पूर्वांचल के लोग लखनऊ जाना चाहते थे, 8 घंटा 9 घंटा लगता था जाने में, अगर वो विकास चाहे होते तो 3 घंटा में लखनऊ पहुंचा दिए होते। आज हमारी सरकार 3 घंटा में लखनऊ पहुंचा रही। उत्तर प्रदेश में तमाम एयरपोर्ट, यही स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे, मऊ को स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने संकल्प लिया था हम कमिश्नरी बनाएंगे। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने संकल्प लिया था कि हम विश्वविद्यालय बनाएंगे।
लेकिन क्या हुआ, समाजवादी पार्टी ने कहा कि ना विश्वविद्यालय की जरूरत है, ना मऊ में कमिश्नरी की जरूरत है। कमिश्नरी ले जाके आजमगढ़ में खड़ा कर दिया। उस समय विरोध किया कि आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की जरूरत नहीं है, लेकिन देश की प्रधानमंत्री जी ने महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर विश्वविद्यालय आजमगढ़ बना के स्थापित किया कि हम शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय हमारी सरकार ने खोला। समाजवादी पार्टी ने कौन सा विद्यालय खोला? सिर्फ मदरसा खोला। क्या किया उसने? सिर्फ मुसलमानों के लिए वो चार दिवाली घिरवा करके उनके मुर्दा घर जो होते हैं उसको सुरक्षित करने का काम किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मजार की व्यवस्था किया है वो हिंदुओं की व्यवस्था क्या कर सकता है, वो हिंदुओं के भावनाओं को क्या समझ सकता है आज। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 18 मंडलों में जो अटल आवासीय विद्यालय हम लोग खोल रहे हैं उसमें बिना पैसे में पढ़ा करके हम उनको बेहतर शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। 18 मंडल में तो खुल चुका है, लेकिन अब हर जनपदों में खोलने के लिए देश के प्रधानमंत्री और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम लोगों ने योजना बना करके हर जनपदों में खोल करके जो प्राइमरी स्तर पर अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, मिडिल स्तर पर अच्छी शिक्षा नहीं हो पा रही है, हम लोग गुणवत्तापूर्ण एकदम पारदर्शी शिक्षा, अच्छी शिक्षा देने का काम हर एक मजदूर वर्ग के गरीब के बच्चों को करने के इंतजाम कर लिए। इसीलिए समाजवादी पार्टी के लोग या उनके इंडी गठबंधन के लोग ये पूरे देश में जब हार का डर देख रहे हैं तब इनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि जनता के बीच में किस मुद्दे पर वोट मांगने जाए। हम शिक्षा के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हम स्वास्थ्य के वोट मांग रहे हैं, हम बिजली के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हम पानी के नाम पर आज हर घर पर पानी पहुंच रहा है, आज टंकी लग रही है, हर घर नल, हर घर जल की व्यवस्था हम करा रहे हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में क्यों नहीं हो पाया? उन्होंने क्या किया? अगर उन्होंने शौचालय, उन्होंने अगर पेंशन बांटा तो उसमें भी घोटाला किया, उन्होंने अगर आवास बांटा तो आवास में घोटाला किया, अगर उन्होंने लैपटॉप बांटा तो उसमें भी घोटाला किया, अगर उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया तो उसमें भी घोटाला किया, अगर रिवर फ्रंट बनाया तो भी उसमें घोटाला किया, और उन्होंने अगर राशन बांटे तो उसमें भी घोटाला किया, साइकिल ट्रैक बनाए तो भी घोटाला किया। इतने उनके घोटालों की लिस्ट लंबी हो गई कि जब उसकी सीबीआई जांच करने आती है तो ये गुलदस्ता लेकर के माननीय मुख्यमंत्री या माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ चुपके से चोरी से चले जाते हैं और कहते हैं जान बचाइए महाराज जी, जान बचाइए प्रधानमंत्री जी, जाइए हम आपके साथ खड़े रहेंगे, भले सड़क पर जाके चिल्लाएंगे कि आप गड़बड़ हैं लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, आप हमारी जान बचाइए। तब देखिए जांच रुक जाती है, ये बेचारे इस खुलकर मदद करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि घोसी संसदीय क्षेत्र में भी समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता एनडीए गठबंधन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर को मदद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को भनक तक नहीं लग रहा है कि हमारी अभी कल ही जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता संस्थापक सदस्य एडवोकेट राम शरीक चौहान साहब ने जो इस्तीफा दिया है, जब मैंने फोन किया तो उनका दर्द मुझे पता चला। उन्होंने भी कहा कि इस बार इनको उलाट करके इनके अहंकार को खत्म कर देना है। ये जो अहंकार की बात बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 365 दिन में 340 दिन बेंगलोर में स्कूल में ठंडी हवा लेते हैं, अपने एसी कमरा में बैठ करके रसमलाई चमचम खाते हैं, और जब चुनाव आता है तो 30 दिन आकर के यहाँ बकर बकर बतियाते हैं और यहाँ आकर के जनता को झूठ बोलते हैं कि हम कोरोना में ये किए तो हमने गरीबों के साथ इतना सेवा किया। 365 दिन में 340 दिन दिखाई न देते हैं, किसी गांव में नजर नहीं आते हैं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हर गांव में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो चाहे कोरोना का काल हो, जितना हम लोगों ने मदद किया, जो उत्तर प्रदेश नहीं देश के किसी कोने में कोई भी गरीब अगर हमसे सहयोग मांगा है, हमसे अगर मदद मांगा है तो हमने बिना निस्वार्थ भाव से हमने उसकी मदद किया है। ट्विटर के माध्यम से तमाम मुख्यमंत्रियों से हमने बात करके हमने उनको राशन पहुंचाया, उनके दवाइयों की व्यवस्था किया, उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था कराया। ये क्या बोलेंगे? जो विदेश में फंसते थे उनको हमने भारत में लाने के लिए विदेश मंत्रालय से हम लोगों ने तमाम एम्बेसी में बात करके हम लोग उनको भारत में लाने का प्रयास कर रहे थे। आज वो सारे गरीब इस बात से खुश हैं कि हमारी सरकार अगर नहीं होती तो कोरोना जैसी महामारी से, इतना भयानक जो महामारी चल रही थी, लाखों करोड़ों लोग इससे मरमाहत थे, इससे डरे हुए थे। दहशत को रोकने के लिए हमारी सरकार ने कटिबद्ध होकर के कार्य किया और पूरे देश में, पूरी दुनिया में सबसे पहले हमने वैक्सीन बना करके हमारे वैज्ञानिकों को तैयार किया और तैयार करके पूरे देश में यह एहसास कराया कि भारत किसी से कम नहीं। हमारे जब प्रधानमंत्री जी भारत को विकसित बनाने की बात करते हैं तो विपक्ष के लोग उसको अपमानित करने का काम करते हैं। पूरे देश में जब वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार किया तो ये समाजवादी पार्टी ने क्या कहा, ये मोदी जी का वैक्सीन है, इसको हम नहीं लगवाएंगे। किसको इन्होंने
नकारने का काम किया, हमारे देश के वैज्ञानिकों को नकारने का काम किया, हमारे वैज्ञानिकों को अपमानित करने का काम किया। और आज करोड़ों लोग, अगर हमारे लोग वैज्ञानिकों का इस्तेमाल नहीं किए होते तो कोरोना जैसी महामारी से निजात नहीं पाते। तो आज चाहे वो कोरोना का काल हो और चाहे भगवान राम के मंदिर का सवाल हो, दोनों मंदिर, जब मंदिर बन रहा था तो समाजवादी पार्टी के जब भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, न्योता गया कि आइए आप आमंत्रण लीजिए, आइए प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होइए, क्यों नहीं गया वहां? तो ये कह करके मना कर रहे थे कि हमें चिट्ठी आएगी तो जाएंगे। जब चिट्ठी भेजी गई, कि निमंत्रण दिया गया कि आइए आप भी शामिल होइए, जो उस आंदोलन में काम किया, उस आंदोलन में जो बाबरी मस्जिद का पक्ष रख करके काम किया, बाबरी मस्जिद वाला भी उस प्राण प्रतिष्ठा में आया, लेकिन उसको तकलीफ नहीं हुई। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और अन्य इंडी गठबंधन के नेताओं को तकलीफ इस बात की हो गई कि मेरा एक वोट कहीं छटक न जाए, भगवान राम का दर्शन करने से मेरा वोट कहीं नहीं हट जाए। भगवान राम के आदर्श को पूरे देश के, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, हर धर्म के लोग मानते हैं कि भगवान राम ने मर्यादा सिखाया, भगवान राम ने हम सबको गले लगाया। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी ने सिर्फ नफरत बताया, सिर्फ लोगों को यह एहसास कराया कि नहीं, हम हिंदुओं को नहीं मानते हैं। ये चले जाएंगे इफ्तियार पार्टी में, वहां जाने में इनको कतराते नहीं हैं। लेकिन इनके प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी क्या कहते हैं? भगवान राम का मंदिर बेकार है। अगर ये बेकार भगवान राम को बता सकते हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं प्रोफेसर साहब से, क्या कभी मस्जिद को भी आप बेकार बता सकते हैं? अगर आप एक धर्म को टारगेट कर सकते हैं तो अपने जिसको मान रहे हैं उसको भी टारगेट करके देखिए, आपको हैसियत पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान की राजनीति में आपकी हैसियत कहाँ है। मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता अब पूरी तरीके से भ्रमित हो चुके हैं, नकारात्मक राजनीति की तरफ चले गए हैं। जो विकास की राजनीति को वो लोग पकड़ना चाहते थे, अब उससे कोसों दूर हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि गरीब जिस तरह भारत विकसित के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। कल तक यहाँ दंगे होते थे, इसी उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में दंगे होते थे। दंगों में जो आरोपी होता था विपक्षियों की सरकार में, उसको बचाया जाता था। हमारी सरकार में दंगा करने वालों को सीधे जेल में भेजा जा रहा है, या तो जेल के ऊपर भेजा जा रहा है या स्वर्ग में जा रहा है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में 55 साल कांग्रेस की सरकार रही है, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के समर्थन से बहुत बार सरकार बनाई, लेकिन उनकी सरकारों में यहाँ आतंकवादी हमले होते थे और यहाँ बम ब्लास्ट होते थे। लेकिन आज चाहे वो बनारस हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे मथुरा हो, चाहे आजमगढ़ हो, किसी भी जनपद में एक भी बम ब्लास्ट आप 10 साल की सरकार में बता दें। जनता को सुरक्षा मिली है, जनता को आतंकवादियों से मुक्ति मिली है, जनता को बम ब्लास्ट से मुक्ति मिली है, जनता को गुंडागर्दी करने वालों से मुक्ति मिली है, जनता को सुरक्षा मिली है। हम सुरक्षा के साथ साथ विकास दे रहे हैं, तो जनता को दोनों चीज पसंद आ रही है। इसीलिए विरोधियों को जब वोट नहीं मिल रहा है, तब ये बेचैन होकर के ये छटा रहे हैं कि अब हम क्या बोले कि हमको वोट मिले। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समयों में यहाँ देश की जनता कांग्रेस का नाम लेना भूल जाएगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से उनके नेताओं का मोह भंग उनके दल से हो रहा है, जनता कांग्रेस का नाम सोचने के लिए भी वो तैयार नहीं होगी कि कांग्रेस भी इस धरती पर कोई दल थी। समाजवादी पार्टी भी धीरे धीरे समाप्ति की तरफ चली जाएगी, यहाँ की जनता भूल जाएगी कि कोई समाजवादी पार्टी थी। तो आने वाले समय में देखिएगा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जिस तरीके से गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़े समाज के हर वर्ग, सर्व समाज के लिए जिस तरीके से काम कर रही है, उनके सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेहतरी, उनको आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह काम कर रही है, मुझे लगता है जनता का आशीर्वाद भारी पैमाने पर हम लोगों को मिल रहा है। और उसका नतीजा चाहे वो उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में, चाहे प्रधानमंत्री जी की जनसभा हो, चाहे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जनसभा हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री की जनसभा हो, चाहे गृह मंत्री जी की जनसभा हो, चाहे रक्षा मंत्री जी की जनसभा हो, किसी की भी जनसभा हो, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, जनता का अपार स्नेह मिल रहा है। ये स्नेह और आशीर्वाद इस बात का संकेत दे रहा है इस देश में 2047 तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को कोई रोक नहीं पाएगा। हमारी सरकार देश को समृद्ध बनाने के लिए, आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए, हर एक गरीब को सशक्त करने के लिए जब तक संघर्ष करती रहेगी, तब तक यह गरीब एनडीए की सरकार बनाता रहेगा। अरुण जी, बात किया जाए तो अभी आपने बताया राजीव राय को लेकर जो सपा प्रत्याशी हैं, मैं संयोग से 3 दिन पहले उनसे मिला था।
कह रहे थे कि जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं डॉक्टर अरविंद राजभर जी, वो मौसमी प्रत्याशी हैं, अभी दिखाई पड़ रहे हैं, गायब हो जाएंगे। मऊ का सेवा मैंने किया है, मैं करूँगा। और कल्पनाथ